नमस्कार दोस्तों, मैं एनटीपीसी मेंस प्रीवियस ईयर जो हुआ था 2020 में 21 में उसमें छट गया था। तो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से छटा था। सही रणनीति ना होने की वजह से मैं 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग 22 से 23 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर सही करें, ठीक है। अन्यथा आप जहां भी 3-4 घंटे समय दे रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं। सही रणनीति लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाएं और उसके अनुसार आप देखें कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो बिना देरी, बिना किसी फालतू के कमेंट के मैं शुरू करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस सेशन को मैं जारी रखूँगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। और ग्रुप डी और एसएससी के लिए भी आप इसको ले सकते हो अगर आप उसके स्टूडेंट हो तो। बट प्रॉपरली आरआरबी एनटीपीसी में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। पहले 10 लीटर घोल था, 2 लीटर पानी इसमें से माइनस आप कर दीजिए। कितना बच गया? अब बच गया 8 लीटर, ठीक है। और उस 8 लीटर में 6% नमक पाया जाता है। 8 लीटर का 6% कोई भी ऑब्वियसली निकालेगा। अगर आप ऐसे नहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तो 0.48 नमक है उसमें, है ना। कहोगे आपकी 0.48 नमक है सर, तो बताइए कि मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी थी। मूल घोल मतलब पहले घोल कितना था? 10 लीटर था। 10 लीटर में मूल घोल में नमक तो उतना ही रहेगा ना। नमक तो उतना ही रहेगा, नमक पहले भी उतना ही था। तो 0.48 पहले भी था और अभी घोल जो पहले घोल था वो 10 लीटर था। उसमें परसेंटेज आप निकाल दो। इस पॉइंट को कैंसिल करोगे 2 जीरो यहाँ आएगा और 100% के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा 4.8% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस हार्ड भी मैंने लिया है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल से जुड़ें। मैं प्रीवियस ईयर के सारे सेट को करवाऊँगा। मैं कैसे मेंस में रहा, 10+2 लेवल का वैकेंसी था, उसमें सीट बहुत कम थी, आप लोगों को पता होगा। ग्रेजुएट लेवल इस बार है तो आप लोग सारे फॉर्म को भर देना और सब निकल जाओगे, ठीक है। ग्रुप डी वाले भी आ सकते हो। एक बर्तन से लिए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से ली गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेना। देखिए, पहले कितना था? 8 लीटर था, ठीक है। उसमें कितना परसेंट वाटर था? 4%। लेकिन अब क्या है, अब भी जो है मिश्रण 8 लीटर का ही है। उसमें माना कि मैंने x लीटर पानी मुझे मिलाना है और x लीटर पानी मिलाने के बाद जो है वो 2% हो जा रहा है, ठीक है। बोला ना 2% जो है सो प्राप्त करने के लिए तो आपको इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ठीक है। और ये जो है 4 कट जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा ना, ठीक है। 8 2 जा 16 लीटर इधर आ गया। देखिए तुरंत हो जाएगा सवाल, आप इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हो। और इधर जो है, इधर 2 भी कट जाएगा ना, 1 2 2, 8 लीटर प्लस x इसको उधर कर दोगे तो आप 8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 8 लीटर जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू के कमेंटबाजी के। आपका समय बहुत कीमती है, 4-5 घंटे ना देते हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को लगाइए आप प्लीज़। अब इसमें देखिए क्या है। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है तो लिख लिया मैंने। शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं जो धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। तो एक काम करूँ, मैं धारा की चाल को x मान लेता हूँ। धारा की चाल तो मुझे पता नहीं है और इसलिए मानना पड़ेगा। इसका रीज़न है क्योंकि धारा की चाल आप नहीं मानोगे तो धारा की दिशा में नाव को चलाओगे कैसे। धारा की चाल को मैं x मान लिया, ठीक है। अब बताइए, देखिए क्या बोला, धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। तो मुझे धारा की दिशा में नाव की चाल चाहिए ना, तभी तो आप धारा की चाल बता पाओगे। देखिए धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, 14 और ये प्लस x, ठीक है, इजकल टू धारा की दिशा में नाव की चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। 28 किलोमीटर जा रहा था दूरी और समय कितना लग रहा था, 1 आवर एंड 45 मिनट। 1 आवर 45 मिनट को आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट आवर में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो 60 से डिवाइड कर दोगे, 15 × 45, 15 × 60, 4 का 4 और 3 7/4 होता है। 7/4 होता है तो 4 को आप ऊपर कर देना ना। देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा, 4 4 4 जा 16 हो गया। अब आप कहोगे सर इधर 16 किलोमीटर पर आवर है, इधर जो है 14 + x है। तो बताइए अब धारा की चाल कितनी होगी,
2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी? देखिए 14 में से 2 ऐड करोगे तो ये तो धारा की दिशा में ही तो हम लोग निकाल रहे थे ना चाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना किसी देरी के। हार्ड है, इजी है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और मैक्सिमम अटेम्प्ट लो, ठीक है। देख लीजिए आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है दोस्तों, साइंस, जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग। आप लोग जुड़िए, जो कि मेंस में मैं जा सकता हूँ तो आप भी जा सकते हो, आपका भी ड्रीम पूरा हो सकता है, एनटीपीसी, गुड्स गार्ड, ये सभी। 4 नंबर क्वेश्चन फिर से आई थिंक एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, रिपीट इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। शांत जल में चाल कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। बिल्कुल पैसेंस रखिए, सब क्वेश्चन हो जाएगा। वह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो धारा की चाल तो मालूम होनी ना पड़ेगी, धारा की चाल आप लोग x मान लो। धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग लगा लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, कोई कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है। धारा की दिशा में बोला है तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा तो लेना पड़ेगा ना धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल ऐड हो जाता है। 28 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे 20 मिनट। अब 2 घंटे 20 मिनट को आप लोग क्या कर लोगे, घंटे में चेंज कर लो, 1/3, 3 दूनी 6, 7, 7/3 होता है तो 3 को आप ऊपर भेज दो, 7 चौको 28, 4 तिया 12, 11 प्लस x का जो वैल्यू है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आगे से मैं अलग अलग क्वेश्चन लिया हूँ। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, किसकी? धारा की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेवरेट हो गया एसएससी का भी, आप लोग देखे होंगे पिछले वर्षों में। 11 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, ध्यान देना 72 से विभाजित है तो, और वहाँ k डज नॉट इक्वल टू p, ठीक है। k और p का मान आपको एक ही नहीं ले लेना है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। पहले ये देखिए 72 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ के जाएं, ठीक है। किसी नंबर को 8 से भी डिवाइड होना होगा और 9 से भी डिवाइड होना होगा, ठीक है। पहले 8 का डिविजिबिलिटी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आसान है 8 का डिविजिबिलिटी। लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए देखिए यहाँ पर 5 और 6 11 होता है, 11 और 0 तो 11 ही हो गया, 11 1 12। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 8 छक्का 48, 24, 8 दूनी 16। देखिए अगर 2 रखते हो, 8 चौका 48, 4 नहीं होगा, नहीं होगा ना। 3 अगर आप रख के देखें, 8 छक्का 48, 3 से मेरे हिसाब से लग सकता है। 8 छक्का 48, 49, 50, 51, 52, 53, हाँ 5 कैरी आया, 8 7 56, हाँ के जगह आप 3 रखोगे तो हो जाएगा, देख लेना लास्ट 3 डिजिट। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करो दोस्तों। 9 से होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 3 9, 9 5 14, ठीक है। 14 और 8 हो जाएगी 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 5 36, 36 और 16, 36 और 16 कर दो आप, ठीक है। 6 6 12 कर दो, बाकी 1 52। अब 52 में देखो 9 से डिवाइड होने के लिए पी के जगह पर क्या रखना होगा आपको? पी के जगह पर जो है दोस्तों 9 9 छक्का 54, 2 रख दोगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। के जगह आपने 3 रख दिया और पी के जगह पर आपने 2 रखा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 डायरेक्ट ले लो, 3 3 9, 9 4 कितना होता है? 13 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। बहुत सारे नए नए लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको दोस्तों, एकदम पैसेंस से काम करना है। इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में तो ईजी लग रहा है, लेकिन मैं लिया किस लिए हूँ आपको बताता हूँ मैं किस लिए लिया हूँ। क्या करते कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे नहीं जोड़ के लिख के डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, और आप डायरेक्ट जब जोड़ते हो ना तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना उसकी वजह से आपका गलत हो जाता है। मुझसे भी हुआ था, ठीक है। इसी वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्रॉपर लिख लें, एकदम बच्चे की तरह इसको लिख लें, तब जाकर सॉल्व करें। देखिए 176 है, उसके बाद है 17.6, ठीक है। उसके बाद है 1.76, ठीक है, 1.76। ध्यान देना आप, क्यों गलत होता है देखिए मैं बता रहा हूँ। उसको दिखने में इजी है बट गलत हो जाएगा। 0.176, देख रहे हो आप डिजिट कहाँ जा रहा है। फिर 0.0176, 0.0176। अब आप देखिए क्यों गलती हुआ था, ठीक है। 6 13 का 3 कैरी 1, 15 का 5 कैरी 1, 7 6 13, 1 14, 1 15 का 5 कैरी 1,
7 6 13, 1 14, 1 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8, 1 9, 195.5536 ए नंबर आंसर आ गया 195.5536। बट होता क्या है कि लोग जल्दी में 6 6 12 12 6 18 इस ढंग से करते हो ना, तो आप इसको भी ऐड कर लेते हो जल्दीबाजी में, इसलिए गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है √4 का मान याद करें। आप क्या करोगे, धड़ाक से 2 मार दोगे, हो जाएगा गलती। धड़ाक से 2 मार दिया, हो गया गलती। जो बुक्स में एक्सप्लेनेशन आप देखोगे ना, तो √4 का होगा +2 अथवा -2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसमें कुछ खास बात थी नहीं, लेकिन ये धड़ाक से करने के चक्कर में आपका सत्यानाश हो जाता है। 1.5 घंटे समय मिलता है, मुझे भी मिला था। मेन प्री में तो मेरा अच्छा खासा गया, मेंस में सत्यानाश हो गया, ठीक है। बट ज़्यादा नंबरों से नहीं दोस्तों, कम ही नंबरों से। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में क्या हुआ देखिए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 SP = 15 CP। आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, हाँ। इस लेन देन में निम्न में से क्या लाभ हुआ। अब देखिए इसका रेशियो में आप कन्वर्ट कर दो। देखिए थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेता हूँ, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो SP क्या आ जाएगा 5, फिर से लिख लो आप, SP 5 आ जाएगा और CP 3 आ जाएगा, CP 3 आ जाएगा। अब देखो लो, प्रॉफिट लॉस आप निकाल सकते हो ना। क्या बोला लेन देन में क्या हुआ, मुझे तो लगता है लेन देन में प्रॉफिट हो रहा है भाई, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 3 पे प्रॉफिट हो रहा है ना। परसेंटेज निकाल दो इसका, 66.66, देखिए 200/3, 66.66 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाना, सॉरी दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, ठीक है, ध्यान देना। 5:6 है ना, तो अनुपात, और चूँकि आंसर परसेंटेज में देना है, तो आप इसको क्या कर लो ना, 100 के कॉन्टेक्स्ट में मान लो। मैं मान लेता हूँ कि 500 लड़के हैं, लड़कों और लड़कियों, तो बॉयज़ इतना है और गर्ल्स इतना है, ठीक है। इससे क्या होता है, परसेंटेज निकालने में आपको धड़ाक से आसानी होती है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। इसका 20% कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक, इसका 25% कितना होगा 150। इसको मिलती है छात्रवृत्ति, इसको मिलती है, ठीक है, छात्रवृत्ति इनको मिल रही है। अब क्या पूछा आपसे, ये देखिए कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब आप पहले देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 500 600 1100 हो गया, तुरंत निकल जाएगा परसेंटेज, 1100 सॉरी, टोटल जो है 1100 हो गया, ठीक है। 1100 में से देखिए कि कितने लोगों को नहीं मिलती है, नहीं कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 1100 में से 250 अगर आप माइनस कर दोगे 850, ठीक है। अब परसेंटेज निकाल दो धड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 0 से 2 0 गया, और तो कटेगा नहीं। देखिए क्या किया है, डायरेक्ट ही आंसर दे दिया, इसलिए आप लोग डायरेक्ट आंसर मार दोगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। 30 क्वेश्चंस आपको लगाते रहना है रोज़, नित्य दिन, और जो कमज़ोर क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेष फल 0 हो। अब आपको पता होगा कि इस टाइप की छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एलसीएम लीजिए आप। 8 12 और 16 का एलसीएम एकदम बच्चों की तरह आप लोगे तो इसका मुझे लगता है कि 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 48 में दिक्कत है क्या कि 48 ये नंबर नहीं होगा। आपको क्या बोला, 3 शेष बचता हो प्रत्येक स्थिति में, तो इसमें आप 3 ऐड कर दो, कितना आ गया 51। अब चेक भी कर लो, क्रॉस चेक, 8 6 48, 3 शेष बच रहा है, 12 चौक 48, इसमें क्या शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, ठीक है। 16 3 48, 3 शेष बच रहा है, ठीक है, वेरीफाई हो गया। लेकिन क्या बोलता है कि उनको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होना चाहिए, तो आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कर लेना आप लोग, 51 को थोड़ा बढ़ा देना, आप 7 रिमाइंडर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, वीडियो को बड़ा हो जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन था वो। अब ये देखिए हार्ड वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि हार्ड वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, लेकिन है ये बड़ा ईजी। अब 11 नंबर देखो, तो क्या पूछा, आप साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, कॉस थीटा का दे दिया,
1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का मान पूछा। जहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने देखा, मुझे लगा क्या कि भाई और टेन थीटा के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो टेन थीटा जो होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का वैल्यू क्या था 3/√34, ठीक है, बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा 5/√34, तो 5/√34 आपको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 5/√34, ठीक है। अब बच्चा भी बता देगा कि भाई इससे इसको काट दीजिए आप, तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और टेन थीटा 3/5 हो जाएगा तो भाई कॉट थीटा भी तो 5/3 हो जाएगा। ये हो गया टेन थीटा, और कॉट थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, तुरंत बन जाएगा आपसे। देखिए तो क्या पूछा 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 प्लस 3/5 आप कर दो, और बटा 1 माइनस 5/3 करना। दोस्तों थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, 1.5 घंटा समय मिलता है, SSC नहीं है ये, आपको पूरा गुड्स गार्ड बन जाना है, 8th पे लागू होने वाला है, और इस सभी चीज़ों को टैकल कर देना। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, और -12/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, भिन्न का जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना किसी देरी के। ये देखिए प्लेटफॉर्म से मैंने उठाया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 3 से 2021 में हुआ था, 2020 में दिसंबर से एग्जाम हो रहे थे। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, ठीक है, पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, ओके। परीक्षा में 2 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त कर लिए हैं, उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले में से कितना न्यूनतम परसेंटेज लाना पड़ेगा। अब आप देखो फर्स्ट पेपर में क्या किया है उसने, स्टूडेंट ने, ये फुल मार्क्स का दे देता हूँ मैं, ए दे देता हूँ पेपर, ये पेपर बी ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स में कितना लाना है उसको 50%, पूर्णांकों को 50%, अच्छा ओवरऑल 50% लाना है ना, तो 200 में से 40% लाना है, तो 200 का 10%, 20 चौका 80 मार्क्स ले आया। इसको कर देता हूँ मैं, इसको रहने दिए, 200 में से कितना मार्क्स ले आया उसने 40%, 80 मार्क्स होता है, ठीक है, 80 मार्क्स फर्स्ट पेपर में ले आया भाई। चलिए राहुल गांधी ने ले आए हैं, अब मोदी जी का देखता हूँ कितना है, 150 पूर्णांक में, और ओवरऑल कितना लाना है दोस्तों, ओवरऑल जो है ओवरऑल 50% लाना है, ओवरऑल मतलब टोटल का, टोटल कितने नंबर के पेपर है 200 और 150, 350 मार्क्स के पेपर है, कितना लाना है 50% लाना है। तो देख लो आप परसेंट, ये 2 0 से 2 0 गया, कैरी 165 नंबर टोटल आना चाहिए उसको, ठीक है, 5 25 5 बाकी 2, 175 मार्क्स आना चाहिए टोटल दोनों पेपर में। एक पेपर में बंदे ने 80 मार्क्स लिया है, तो दूसरा पेपर में कितना लाना पड़ेगा, ध्यान देना आप, दोनों पेपर में 175 आना चाहिए, एक पेपर में 80 मार्क्स ले आए, तो दूसरा पेपर में 95 मार्क्स लाना होगा उसको, कितना लाना होगा 95 मार्क्स लाना होगा दूसरा पेपर में, 95 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से अगर मार्क्स भी पूछता तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, मतलब 150 मार्क्स में 95 कितना परसेंट है, 95 जो है 150 का कितना परसेंट है, निकाल दीजिए, हो गया आंसर, बात ख़त्म। दूसरा पेपर में इतना मार्क्स लाएगा तो हो जाएगा, ये लगभग 63.33% आएगा, इसको आप करोगे ना 63.33 आएगा, तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आप पेपर छोड़ मत देना, ये देखो 63.33, 64% मार्क करना है आपको आंसर में, ठीक है। जैसे बैंकिंग्स में आपने देखा था ना कि पॉइंट वाले जो बनाते हैं बंदे, पता होगा उनको। अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या करो, पहले तो आप वैल्यू पुटिंग से करो, नहीं होता है तब फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट ये नहीं कि वो फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ ना, फिर खिंचा जाएगा बहुत अच्छा खासा। ये एक काम मैं करता हूँ, ए के जगह ये वैल्यू तो बड़ा है, इस वैल्यू में देखता हूँ मैं ए और बी का वैल्यू लगा के, पहले एक काम करता हूँ, इसको 3 और 2, 3 और 2 5 होता है, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ठीक है, और 2 दूनी 4, कुछ नहीं चल रहा चक्कर। इस क्वेश्चन को दोस्तों शॉर्टकट में मैं देखता हूँ क्या हो सकता है इसका, मैं फॉर्मूला से तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों का।
इसमें दोस्तों वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा, ये एसएससी के जो हार्डेस्ट सवाल होते हैं सीजीएल में आते हैं वहाँ से ले लिया गया। वैल्यू पुटिंग आप लगा के देख लेना, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला से मैं जाऊँगा, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला अलजेब्रा का कुछ बहुत याद करने पड़ेंगे। चलिए, जो ए क्यूब प्लस, पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल पैसेंस रखिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 625। जो दिया लिख दीजिए, आपका फर्दर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया है 25 दे रखा है, ठीक है। और ए प्लस बी जो दिया रखा है, ए प्लस बी जो दिया लिख दीजिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाए। ए प्लस बी जो है दिया है, एक सेकेंड, ए प्लस बी जो है 5 दिया गया। और आपको पता होगा कि ए प्लस बी जो है 5 है, और क्या पूछा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछा है। मुझे लगा क्या कि यहाँ 2 होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लगा देता, लेकिन 2 तो है नहीं। लेकिन मुझे पूरा फॉर्मूला मालूम है, इसलिए कि देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। और मुझे यहाँ दिख गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, कहीं ना कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, आप भी जानते हो, होता है। अब देखिए इसकी मदद से मैं कैसे निकालूंगा इसको। ए प्लस बी का वैल्यू अगर 5 है, ए प्लस बी का वैल्यू अगर 5 है, तो 5 में किसको गुना करूंगा तो मैं 25 आ जाए, है ना। 5 में 5 को गुना करूंगा तो मैं 25 आ जाएगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरा सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताइए। कर रहा है, एकदम कर रहा है। और ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये 625 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं, आप वैल्यू पुटिंग से देख लेना। और ए क्यूब माइनस बी क्यू जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यू जो होता है वो ए माइनस बी, अब तो आप तुरंत निकाल लोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपका दिमाग तुरंत करंट की तरफ फिट हो गया होगा, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू तो मुझे पहले से मालूम है, क्या होता है, ए माइनस बी का वैल्यू 5 है ना। अब आप 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, ताकि ये जो है, ये टोटल कितना दिया है, 625 दिया, 625 आ जाए। अब आप बताओ क्या करोगे, आप लोग कहोगे सर कि 125 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा, या फिर 5 को उधर भेज दोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये, इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से जो है सत्यानाश। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो कि वैल्यू पुटिंग लगा लेंगे, होगा नहीं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ दोस्तों कि x का वैल्यू मैंने 0 रखा, ये रखा, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था। तो एक उपाय आपका ये है कि अगर नहीं लगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप क्या करना, x का वैल्यू जो है -2 रखना, y का वैल्यू 1 रख देना, और z का वैल्यू जो है 4 रख देना। कभी भी आपको दिक्कत ज़्यादा हो ना, तो आप समझ लेना कि 1 से लेकर 4 तक ही वैल्यू पुटिंग सक्सेसफुल होता है ज़्यादा करके केस में। अब आप लगा के देखिए, लगा के देख लीजिए, मैं कर देता हूँ। x/2 है, x का वैल्यू मैंने क्या रखा, -2/2 प्लस 2/y, y का वैल्यू क्या है, 1 है। ये 1 है कि नहीं है, एकदम है। देखिए इससे क्या होगा, -1 और प्लस वो 2 है, -1 + 2 1 हो गया। अब इसमें भी आप रख के देख लेना, फर्दर आप इसका वैल्यू निकाल लेना, मैंने तो वैल्यू बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, मैं लास्ट का वैल्यू निकाल ही देता हूँ। चलिए z का वैल्यू 4 था, उसके बाद 2 है, फिर 2/x है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना, तो 2 प्लस ये तो -1 हो जाए ना, 2 - 1 गया तो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना किसी देरी के। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हो आप लोग, NTPC रेलवे को जो हल्के में लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं मानूंगा कि SSC CGL मेंस लेवल का है, ठीक है, प्री लेवल का भी नहीं है। तुरंत इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले देखिए आप अप्रोच कैसे लगाओगे। मुझे तो दिख रहा है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक जैसा है, तो मैं इसको थीटा भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। अब आपको पता हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, एकदम आप बोलोगे तो ठीक है, 1/1 मैंने ले लिया प्लस। अब देखो आप यहाँ पे sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री, दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर θ1 प्लस θ2 जो है 90 डिग्री है, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, तो sin θ1 बटा cos θ2, इसको आप याद रख लो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। sin θ1 बटा cos θ2 जो होता है दोस्तों, वो 1 होता है।
इसी तरह से कॉस थीटा 1 मैं एकदम पूरा बता देता हूँ ताकि दूसरे टाइप के सवाल आए तो आप बना लेंगे। कॉस थीटा 2 बटा साइन थीटा 1 भी जो है वो भी 1 ही होता है। चलिए अब आप फर्दर सॉल्व कर लो। 1 प्लस ये भी तो 1 ही है, 1 है ना। चलिए और इजकल टू √3 टेन थीटा, √3 टेन थीटा। अब आप देखो इधर क्या आ जाएगा, 1/1 तो 1 ही होता है, 1 1 1 3 होता है। 3 इजकल टू √3 टेन थीटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप क्या करोगे, टेन थीटा का वैल्यू पूछा है तो उधर 3 था ही, इस रूट को उधर भेजोगे। 3/√3 कहोगे सर टेन थीटा √3, 3/√3, 3/√3 तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। अब आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूँ। √3 से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3√3 बाय 3 √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ गया। टेन थीटा का कितने पे वैल्यू √3 होता है, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। कोई बताएगा? जी हाँ, आपको टोटल वैल्यू याद करके जाना होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एकदम धांसू सवाल में लेके आया हूँ मैं। शुरू में तो मैं इजी ले लिया था। अब देखिए इन सवालों को बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्री बनाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ये कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि 10 सेकंड में आंसर, 20 सेकंड में आंसर। बड़े बड़े टीचर भी ढेर हो जाते हैं यहाँ पे, बिना सॉल्व किए हुए वैल्यू नहीं आएगा आपका, ठीक है। और साइन 14 और सेक 76 मुझे दिख रहा है कि 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ भी पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर सुनना, ये बुक्स में दिया गया है, ठीक है, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। इफ़ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 जो होगा, साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 भी जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बना लो। साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 ये कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए प्लस 3 है ना, ठीक है। कॉट 15 डिग्री, कॉट 75 डिग्री कितना होता है, कॉट 90 हो गया। कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 भी जो है 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 ले लो। प्लस 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, सब लोग जानते हैं। tan 45 तो याद रखना बड़ा ईजी है, 5 3 और 2, 5 3 और 2 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिखने में बड़ा था, बड़ा प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप तुरंत बना लोगे। स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग करता है दो बच्चों को, अगर जिसको अप्रोच नहीं है तो। अब देखो इसको कितना ईजी में बना देता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो है, और प्लस डॉट 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 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1015 है, ठीक है ना। अब आप देखना, फिर आपसे क्या पूछा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्या है 9 का स्क्वायर। अब आपको कुछ दिमाग में लगा होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। 42 का स्क्वायर ये पूछ दिया आपसे, बस मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सब में जो है 3 का स्क्वायर कॉमन है। सॉरी फॉर दिस दोस्तों, सब में 3 का स्क्वायर कॉमन है कि नहीं। कॉमन करने का मतलब इसमें सब में 3 का स्क्वायर छिपा हुआ है। अगर आप इससे इसकी तुलना करोगे तो, इससे इसकी तुलना करोगे तो 3 का स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया और एज इट इज़ इसी सारे सीरीज को उठा के यहाँ पे पटक दिया, जैसे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 105 अगर आपने कर दिया, 1050, ठीक है, 1015, हाँ। और आपने 3 का स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 से आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर हो गया, बात खत्म। 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये वैल्यू भी जो इसका 3 का स्क्वायर टाइम्स होगा, 3 का स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी कि 9 टाइम्स होगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और 9 से मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, 9135 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना किसी देरी के।
अब ये देखिए ये कितना तगड़ा सवाल पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हो आप, अगर आप नहीं बना रहे हो तो बहुत गलती करो, परसेंटेज और डी ये सभी के चक्कर में, टाइम एंड वर्क के चक्कर में मत पड़ो। ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग में बना लिया, थोड़ा बड़ा ही बनाना दोस्तों, ठीक है। ए बी सी डी जो है एक वर्ग है सॉरी, ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाना जरूरी है। एक्स जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब एक्स यहाँ कहीं होगा, ठीक है। बी सी पर बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी सी, ये जो बी सी है ना, बी सी पर बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई इज इक्वल टू 1/3 बी सी है। बी वाई इज इक्वल टू 1/3, 1/3 यहाँ कहीं ले लूँ मैं, आधा नहीं बोला, आधा लेता तो यहाँ लेता मैं बीच में, लेकिन 1/3 बोला है। क्या बी वाई ना, बी वाई जो है 1/3 बी सी हो गया, ये तो आधा था। उसके बाद क्या बोला, ट्रायंगल बी एक्स वाई का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बी एक्स वाई इस जगह एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो किस लेवल का सवाल पूछा गया। एसी के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। लोग क्या करते हैं ना, 3-4 घंटे आंख मूंद के किसी पे बिलीव कर लेते हैं, पढ़ते रहते बाद में एग्जाम में जाकर पता चलता है इतना टफ सवाल आ रहा है। इसका विकर्ण का लंबाई आपको ज्ञात करना है, और ये है पूरा वर्ग, पूरा क्या है, ये वर्ग है। वर्ग है तो एक बात बताइए दोस्तों, ये चारों साइड एक साइड होगा कि नहीं होगा। ये भी एक्स ले लिया, चारों साइड इसका बराबर होता है, तो ये भी आपस में एक्स होगा कि नहीं होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक है, और ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो वर्ग होगा और सभी साइड एक्स 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 है, तो ये जो आधा है ये इस ट्रायंगल का साइड को मैं x/2 ले लूँ, और इस ट्रायंगल के जो बी वाई साइड को मैं x/3 ले लेता हूँ, क्योंकि 1/3 है ना, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार, आधार मतलब x/2, ऊंचाई, ऊंचाई क्या था x/3 था, है ना, और ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करना, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या करोगे, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, और 300 को उधर ही रहने दो आप, और इधर 2 गुना 2 गुना 3 कर दो, 2 गुना 2 गुना 3, है ना। स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ना। जब इसका रूट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 60, स्क्वायर रूट निकाल लिया, एक्स का वैल्यू 60 है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए 2-3 फॉर्मूला यहाँ पर लगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुने √2, भुजा गुने √2 होता है। अब जब आपका भुजा आ ही गया है तो भुजा गुने √2 कर दीजिए, 60 √2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखा आपने किस लेवल के सवाल पूछे गए। अब ये एलसीएम एचसीएफ आप इसको डायरेक्ट फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ करा के मत बना देना। देखिए यहाँ पूछा क्या गया, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के योग तथा अंतर 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्टली आप एक्स मान लो, एलसीएम चूंकि बड़ा होता है तो इसलिए मैं एलसीएम को एक्स मान लेता हूँ, एचसीएफ थोड़ा छोटा होता है दोस्तों इसलिए मैं वाई मान लेता हूँ। क्या बोला गया, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो होता है वो है 369, एलसीएम माइनस एचसीएफ जो है वो है 351। 10 सेकेंड में आंसर आते हैं दोस्तों, परसेंटेज के आंसर आते हैं, लेकिन ये सभी आंसर नहीं आ रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा इसमें से, या तो पहले एलसीएम पता कर लीजिए या एचसीएफ पता कर लीजिए, या इस इक्वेशन की मदद से आप दोनों पता कर सकते हो। एलसीएम और एचसीएफ आपका प्रॉपरली पता हो गया तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करके आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करके दूसरा नंबर निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। देखिए वाई से वाई गया, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 1 10 0 कैरी 1 720, x का वैल्यू कितना हो गया 360, ठीक है ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। x का वैल्यू 360 हो गया, यानी एलसीएम मेरा आ गया 360। अब इसकी मदद से आप जो है वो एचसीएफ भी निकाल सकते हो।
360 हो गया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू देखिए x प्लस वाई है ना इक्वेशन 1 में 369, तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा, बात खत्म है ना। अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करके आप निकाल लो। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना दिया 72, सेकंड नंबर x दिया गया, यानी कि आप 360 और 9 इक्वल टू 72 इंटू एक्स, अब तुरंत निकल गया। 8 चौको 32, 8 पे चल 45, देखिए कहाँ है आपका, इसमें है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी में रहता है, लेकिन इसको हार्ड थोड़ा सा बनाया गया है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या होती है, बिना किसी समय वेस्ट किए हुए, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसका योग ज्ञात करना है ना आपको। अब पहले योग आप ज्ञात कर लो, जिनका एचसीएफ 24 होगा वो मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। 9991, ठीक है, आ गया ना। अब ये संख्या तो है, लेकिन कह रहा है ना कि जिसका एचसीएफ 24 हो। अब एचसीएफ तो मुझे पता नहीं है, मैं इसको एक काम करता हूँ 24 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, ठीक है। 24 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 8 बार में ये हो जाएगा, एक सेकेंड कर लीजिए आप, आपके साथ साथ मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। 7 कैरी आ गया। 7 कैरी आने का मतलब इसमें 7 ज़्यादा, इस नंबर में जो है 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है ना, तो आप इसमें से 7 माइनस कर लो, वही आपका करेक्ट नंबर हो जाएगा। 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1992 से अगर आप देख लेना जो है एचसीएफ लेके, तो उसका योग ज्ञात करना था ना, तो योग ज्ञात हो गया, वो 1992 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें ना अप्रोच बहुत ख़तरनाक लगता है। अगर आप अप्रोच भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। मैं इसको डायग्राम से बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं इंग्लिश है, और मैं मैथ, ठीक है। 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। पहले आप 20% लिख लो, ये बोथ है, ये किसका है, बोथ का डायग्राम, BOTH, ठीक है। 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो बोथ वाले को आप माइनस करके लिखोगे उसमें, ठीक है। तो केवल इंग्लिश में जो है 35% ही उत्तीर्ण होंगे, ठीक है ना। आप 55 मत लिख देना, ये टोटल का देखो सम 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूरा, हाँ ठीक है। 35% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए, यहाँ 35 मत लिख देना, 20 में से 35 जाएगा तो 15। अब ये टोटल का देखो सम आ रहा है ना 35% जो मैथ में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है, पहले मैं देख लेता हूँ कि जो है सो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है। उत्तीर्ण विद्यार्थी हमारा हो जाएगा 35, 20, 15, कैरी 1, 6, 60% जो है पास हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने होंगे, 40% फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या पूछा, अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, 40% जो फेल है और 40% का वैल्यू जो है 1200 है। तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या याद कीजिए, 40% 1200 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1% ये हो जाएगा, और 100% जो है ज्ञात कर लो आप, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, एक सेकेंड फिर से थोड़ा और रिड्यूस कर लो, 3000 विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। बट ये आप नहीं लगाओगे ना तो कंफ्यूज होकर गलत सवाल हो जाता है, बहुत लोगों से हुआ भी है। अब ये जो हमारा सवाल है दोस्तों 100 और 200, ये भी बहुत माइंडेड सवाल है, अब लगा के देख लो। 100 और 200 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य, मतलब 100 और 200 के बीच का बात कर रहा है, जो कि 12 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो इस किस टाइप का सवाल है, कैसे लगाऊंगा मैं इसको। 100 के बाद देखिए कोई नंबर जो 12 से विभाजित हो, 12 निमा 108, 108
फिर 12 दहिया 120, इस तरह से आप जाओगे ना तो लास्ट में एक 192 आएगा सीरीज में आपको, ठीक है, 192 आएगा। चलिए हो गया। और मुझे ये दिखने में लग रहा है कि ये एपी का सीरीज बन रहा है। किसका सीरीज बन रहा है? एपी का। एपी का सीरीज बन रहा है ना, एसएससी सीजीएल में भी सवाल आता है। एपी का सीरीज बन रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म जो है 108 है और इसका जो लास्ट टर्म है वो है 192। कॉमन डिफरेंस जो है इसका 8 है, मतलब 8 का गैप चल रहा है, ठीक है। और आप क्या कर लो, नंबर ऑफ टर्म इसका निकाल लो, तो फिर सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म जो होगा दोस्तों वो होगा लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपको, अगर माइनस कर लोगे तो 84 हो जाएगा। 84 को आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, यानी 8 से। कॉमन डिफरेंस एक सेकंड सॉरी, ये कॉमन डिफरेंस 8 नहीं 12 होगा, ठीक है। इसको मैं 12 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा आप समझ सकते हो जल्दीबाजी में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 12 हो गया, 12 का गैप चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही रहने वाला है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म दोस्तों 7, नंबर ऑफ टर्म 7 है। फिर इसमें क्या करना है आपको, प्लस एक और कर देना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला इसमें एक और प्लस कर देना है तो नंबर ऑफ टर्म इसका 8 हो जाएगा। देख लीजिए कितना अप्रोच इसमें लग रहा है और आपको 10-20 सेकंड में आंसर नहीं आने वाला। नंबर ऑफ टर्म 8 हो गया तो बस सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म लगा दीजिए। योग क्या होता है एपी का, n/2 इंटू ए प्लस एल से मैं जाऊँगा क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी भी होता है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, बट इससे मैं जाऊँगा। तो 8/2 इंटू ए प्लस एल, ए कितना है 108 है और लास्ट टर्म जो है दोस्तों 192 है हमारा। इसको आप सॉल्व कर लो।